चैप्टर 1 द लास्ट लेसन, जिसको लिखा है अल्फोंस ड्यूडेट ने। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को समझने के लिए ये ज़रूरी है इस चैप्टर के बैकग्राउंड के बारे में जानना, क्योंकि बैकग्राउंड कुछ वॉर पे डिपेंड करता है। कैसे अल्फोंस ड्यूडेट ने इस चैप्टर को लिखा, उसका पर्पस, उनका पर्पस क्या था, और वो ये क्या बताना चाहते थे इस चैप्टर के माध्यम से। जैसा कि मैं हमेशा अपने क्लासेस में बताना चाहता हूँ, बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी चैप्टर को अगर एक राइटर लिखता है तो उसके पीछे एक पर्पस होता है, उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। वो स्टूडेंट्स को, वो रीडर को जो उसके बुक्स को पढ़ते हैं उसको वो बताना चाहता है, एक मैसेज देना चाहता है, जिससे कि लोगों को समाज के बारे में, लोगों को हिस्ट्री के बारे में, लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलें जिसको वो डेली लाइफ में नहीं समझ सकते हैं या उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो एग्जैक्टली लास्ट लेसन के बारे में अल्फोंस ड्यूडेट ने जो बातें हमसे शेयर करनी चाहिए, जो मैसेज हमसे कन्वे करना चाहा है, वो बहुत ही क्लियर है। क्योंकि ये लेसन जो है या ये चैप्टर जो है ये बेस्ड है फ्रैंको प्रशियन वॉर पे। उस वॉर से जो सिचुएशन बनी थी फ्रांस की, जो वहाँ के लोगों को समझ में आई कि अब फ्रांस के 2 राज्य में अब उनका शासन नहीं रहेगा। फ्रांस के वो 2 राज्य कौन से हैं जहाँ पे जर्मनी का शासन हो गया, अटैक क्यों हुआ, तो ये सारी चीज़ें अल्फोंस ड्यूडेट ने अपने इस चैप्टर में डालने की कोशिश की है और ये समझाने की कोशिश की है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस लेसन को, अगर इस मैं चैप्टर को बहुत आसान भाषा में बताना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ये बहुत ही कॉमन फ्रेज़ है जो हमारे आसपास आप सुन सकते हैं। ये फ्रेज़, इसका पर्पस क्या है? क्योंकि कहते हैं ना कि घर की जो मुर्गी होती है, चूँकि आपके पास वो है, इसलिए आप उसकी कदर नहीं करते हैं। ये कहावत का ये जो मेन उद्देश्य है लोगों के कहने का, एग्जैक्टली ये सिचुएशन इस चैप्टर में हमें देखने को मिलती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कुछ सिचुएशन के बारे में बताऊं जिससे आप सोचने पे मजबूर हों, सिचुएशन क्या होगी? जैसे आप जिस जगह रहते हैं, जो आपका एरिया है, वहाँ का अपना एक कल्चरल आइडेंटिटी है, आपकी अपनी लैंग्वेज है, आपके अपने ड्रेसेस हैं, आपके अपने खाने का तरीका है। अगर क्या हो कि कोई बाहर से आए, कोई बाहरी आक्रमणकारी आए, किसी दूसरे देश से आक्रमण हो और वहाँ पे आपकी सिचुएशन चेंज हो जाए। कहने का मतलब है आपकी जो मदर टंग है, जिस भाषा में आप अपनी बातों को कहते हैं, बहुत आसानी से बोलते हैं और बहुत ही क्लोज फील करते हैं, क्योंकि हर किसी की मदर टंग, चाहे वो भोजपुरी हो, बंगाली हो, उड़िया हो, हर लोगों की अपनी एक भाषा होती है, मदर टंग होती है, जिसमें वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। उनका अपना ड्रेस होता है जिसको वो पहनते हैं, जिससे उन्हें कंफर्ट फील होता है, उन्हें अच्छा लगता है अपने कल्चर को, अपने ड्रेस को दिखाने के लिए। बट ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब आप देखते हैं कि कोई आप पे किसी तरह का आदेश दे, नहीं आपको ये ड्रेस नहीं पहनना है, आपको अब ये भाषा नहीं बोलनी है, आपको अब ये खाना नहीं खाना है, जो आपका अपना फेवरेट डिशेज़ होते हैं, हर कल्चर का अपना एक तरीका होता है खाना बनाने का, अगर उसको मना कर दिया जाए, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपके ऊपर क्या बीतेगी, इसको आप अच्छे से सोच सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, आपकी पूरी आज़ादी छिन जाएगी और दुनिया की जो सबसे खूबसूरत चीज़ अगर भगवान के द्वारा दी गई है, तो वो तो बुद्धि है, हमारा दिमाग है, लेकिन उसके साथ ही हमें फ्रीडम, इस फ्रीडम को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब आप पे किसी तरह का कोई गुलामी आपके ऊपर थोपना चाहता है, तब आपको आज़ादी का महत्व समझ में आता है। जब आपकी मदर टंग को कोई आपसे कहे कि अब आज के बाद आप अपनी मदर टंग को ना बोलिएगा, अपनी भाषा को ना बोलिएगा, तब आपको अपनी भाषा का महत्व समझ में आएगा। जब आपको अपने फेवरेट खाना खाने से मना किया जाए, तब आपको अपने फेवरेट खाने की याद आएगी। तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन इस चैप्टर में अल्फोंस ड्यूडेट ने दिखाने की कोशिश की है। तो बेहतर क्या होगा? बेहतर यही होगा कि हम अपनी भाषा को, अपने कल्चर को, अपनी सारी उन चीज़ों को जो एक आइडेंटिटी को दिखाती है, जो हमारा परिचय देती है, हमें उसे संजो कर रखना चाहिए। हमें सबसे ज़रूरी है उसकी कदर करनी चाहिए, उसकी वैल्यू करनी चाहिए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ये नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं वो आपसे अगर छीन लिया जाएगा, तब आपको बहुत पछताना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज का इस चैप्टर के कुछ बुलेट पॉइंट्स, जैसा कि मैं हर वीडियो में दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ, एमसीक्यू भी क्लियर हो जाए। चैप्टर का पूरा एक समरी आपके सामने मैं बुलेट पॉइंट्स के रूप में पेश करना चाहता हूँ। द लास्ट लेसन इज़ रिटन by a French novelist and short story writer Alphonse Daudet, born in 1840 and died in 1897। ये इनका एक शॉर्ट परिचय है जो बताता है कि एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखते थे और पैदा होते हैं 1840 में, 1897 में इनकी डेथ होती है। द स्टोरी इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रुशियन वॉर 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussian nations of Germany, Poland, part of Austria, led by Bismarck। डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। क्या कह रहे हैं? द स्टोरी सेट इन। अब ये सेटिंग क्या होती है? सेटिंग वो चीज़ होती है जिसपे चैप्टर का एक बैकग्राउंड तैयार किया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उसको रखा जाता है, जिससे कि स्टोरी आगे बढ़ती है या हमको उसको जानना होता है। तो सेटिंग क्या है? फ्रैंको प्रशियन वॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि फ्रैंको प्रशियन वॉर कब लड़ा गया था। तो ऑब्वियस सी बात है, 1870 से 1871 का एक वॉर चला था। किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रशिया के बीच हुआ था। तो ये 2 देश थे। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ पे नोट करने लायक है कि प्रशिया क्या है। प्रशिया जो है, पहले पुराने समय में अगर आप देखें तो आज का जो जर्मनी है वो पहले प्रशिया था। इसको समझिएगा कि आज का जो जर्मन देश है, जर्मन कंट्री है, वो पहले प्रशिया था। तो प्रशिया को
क्या था? प्रशिया देशों का समूह था। उसमें कौन-सा थे? जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। ये 3 देशों के समूह को पहले क्या कहा जाता था? प्रशिया कहा जाता था। जिसको लीड कर रहा था कौन? यानी जो उसका सबसे बड़ा नेता था, उसका नाम था बिस्मार्क। तो बिस्मार्क जो है, ये बताना चाहता था कि हम पावरफुल हैं, हम फ्रांस को डिफीट कर सकते हैं। इस वजह से वो अपनी अपनी जो एक आइडियोलॉजी है, अपनी एक जो उसकी थॉट प्रोसेस थी, उसको वो दिखाना चाहता था। बिस्मार्क के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए कि बिस्मार्क 1815 में पैदा होता है और 1898 में उसकी डेथ होती है। और वो एक प्रशियन एंड लेटर जर्मन स्टेट्समैन था। मैंने कहा कि पहले वो प्रशियन था, यानी जब प्रशिया वो कहलाता था, इसके बाद वो जर्मन स्टेट्समैन। स्टेट्समैन क्या होते हैं? नेता या डिप्लोमेट भी कह सकते हैं उनको। बिस्मार्क्स रियल पॉलिटिक एंड बिस्मार्क की एक बुक थी जिसका नाम क्या था? रियल पॉलिटिक एंड पावरफुल रूल लेड टू हिम बीइंग कॉल्ड द आयरन चांसलर। बिस्मार्क के बारे में कहा जाता है, उसकी जो बुक थी उसका नाम था, ये एक बुक है जो उसने पॉलिटिक्स के ऊपर लिखी थी। कैसे वॉर को लड़ा जाए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसके ऊपर उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या है? रियल रियल पॉलिटिक। और वो एक पावरफुल लीडर था, यानी कि उसकी जो स्ट्रैटेजी होती थी वो बहुत ही स्ट्रांग होती थी और वो अपनी एनिमी को डिफीट करता था। एंड कॉल्ड आयरन चांसलर, इस वजह से उसका नाम दे दिया गया था आयरन चांसलर। बिस्मार्क रोट इन हिज मेमोर। मेमोर क्या होता है? मेमोर वर्ड आपने सुना होगा। मेमोर वर्ड सिंबलाइज करता है या बताता है जब कोई व्यक्ति अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी मेमोरी के ऊपर, यानी कि वो कुछ याद करके अपने पास्ट लाइफ के बारे में जब किसी चीज़ को लिखता है एक किताब के रूप में, उसको हम मेमोर्स कहते हैं। तो बिस्मार्क ने अपनी मेमोर में क्या लिखा, उस चीज़ को मैंने यहाँ रेड में लिखा है, इसको समझिएगा। वो कहता है that he had no doubt that a Franco-German war was must take place before the construction of a united Germany could realize। यानी वो पहले से इतना श्योर था कि ये जो वॉर है वो उसको जीतेगा और एक तरह से जर्मनी फ्रांस को डिफीट करेगी। आफ्टर द वॉर, यानी जो प्रशियन वॉर था, जर्मन लड़ रहे थे, ऑक्यूपाइड 2 फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सैक एंड लॉरेन। तो ये आप समझिए कि इस 2 डिस्ट्रिक्ट को इंपॉर्टेंट आप इसको मानिएगा, क्योंकि अल्सैक और लॉरेन जो थे, जो फ्रांस के 2 स्टेट्स थे, फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट थे, सॉरी 2 डिस्ट्रिक्ट थे, उसको जर्मनी ने जीत लिया था, जहाँ पे ये स्टोरी की सेटिंग है। आगे क्या है? बाय द ऑर्डर ऑफ फ्रॉम बर्लिन, यानी बर्लिन जो कैपिटल ऑफ जर्मनी है, जर्मन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड ऑन फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऑफ अल्सैक एंड लॉरेन। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए कि कैसे बर्लिन का जैसे ही कब्जा होता है फ्रांस के 2 स्टेट्स में, यानी डिस्ट्रिक्ट में, अल्सैक और लॉरेन में, वहाँ पे फ्रांस को, फ्रेंच लैंग्वेज को क्या कर दिया जाता है? बोलने से रोक दिया जाता है। यानी अब उस जगह पे अब क्या बोली जाएगी? अब उस जगह पे जर्मन लैंग्वेज बोली जाएगी। यही उनका मोटिव था। ये जहाँ भी जीती है, आप अपनी आइडियोलॉजी को, अपने विचार को, अपने शासन को बढ़ाने के लिए आप उन सब चीज़ों को रोकते हैं जो वहाँ पहले से चली आ रही हैं। तो आगे की स्टोरी है कि द लेसन डिपिक्ट्स हाउ आफ्टर डिफीटिंग फ्रांस in the war, the Prussians wanted to rule over not only the territory of France but also over the minds and hearts of the people। यानी कि वहाँ जीतने के बाद जर्मन्स ये चाहते थे कि केवल उन्हें डिफीट न किया जाए, बल्कि उनके कल्चर को, उनके लैंग्वेज को भी चेंज किया जाए, वहाँ के लोगों के दिमाग को चेंज किया जाए। ये उनका मेन मोटिव था। द स्टोरी रीइंफोर्सेस द फैक्ट दैट वी वैल्यू समथिंग मोर व्हेन इट इज़ लॉस्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसमें कहा गया है, ये बताने की कोशिश की गई है कि जब तक जो चीज़ हमारे पास होती है तब तक हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। जैसे ही वो हमसे दूर जाती है, हमें उसकी याद आती है और हम उसकी वैल्यू को समझते हैं। द लास्ट लेसन इज अबाउट द लॉन्गिंग टू लर्न द मदर टंग। यानी इस चैप्टर में ये बताया गया है कि आप अपने मदर टंग को अच्छे से समझ सकते हैं। वो आपकी मदर टंग है, जहाँ पे आप पैदा होते हैं, वो लैंग्वेज आप अपने आसपास के लोगों, अपने घर में सुनते हैं और उस लैंग्वेज में आप बहुत ही कंफर्ट फील करते हैं और आप, सबसे बड़ी बात है, उस लैंग्वेज से आप प्यार करते हैं। इट हैज़ अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, यानी उस भाषा में एक राष्ट्रवाद की भी एक समझ है। यानी उस भाषा में आप अपनी चीज़ों को भाषण दे सकते हैं, अच्छे से अच्छी लेखनी कर सकते हैं। अगर आपको समझाना हो किसी को तो आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। द प्रशियन रिजेक्टेड द फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ लॉरेन एंड अल्सैक टू लर्न देयर ओन मदर टंग एंड स्टार्टेड फोर्सिंग जर्मन ऑन टू देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही मैं कह रहा था कि जैसे ही जर्मन्स ने अल्सैक एंड लॉरेन, फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स पे कब्जा किया, उन्होंने इंपोज करना शुरू किया, यानी किसी चीज़ को थोपना शुरू किया, और वो थी उनकी अपनी भाषा। उन्होंने कहा अब आपको फ्रेंच नहीं बोलनी है, अब स्कूल्स में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, अब वहाँ पढ़ाई जाएगी जर्मन्स। और वहाँ के जो टीचर थे उनको भी अब उन सब चीज़ों को, यानी उस आदेश को, स्टोरी का जो प्रोटैगनिस्ट है, यानी जो मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है फ्रेंच। फ्रेंच कौन है? फ्रेंच एक स्टूडेंट है जो क्लास में पढ़ता है, फ्रेंच लैंग्वेज को वो सीखना चाहता है, बट कहीं ना कहीं French is the protagonist of the story who is a young boy that loves to play and have fun with his friends। यानी फ्रेंच एक ऐसा कैरेक्टर है जो, जिसे खेलना पसंद है, यानी वो स्टडी में, अपनी पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं देता है। ही इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ स्टडिंग, यानी कि उसे पढ़ना एकदम अच्छा नहीं लगता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे मोस्टली खेलना चाहते हैं, उन्हें पढ़ाई से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रहता है। तो ये काम होता है इस टीचर का जो उसे पढ़ाई के प्रति प्रेरित करते हैं। ही यूजुअली गेट्स पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग हिज होमवर्क, यानी हर बच्चे की तरह वो भी होमवर्क को सही से नहीं करता है और अक्सर उसे स्कूल वगैरह में पनिशमेंट मिलती है। अगला जो कैरेक्टर है इस चैप्टर में, मिस्टर हैमल। मिस्टर हैमल कौन है? मिस्टर हैमल इज़ द फ्रेंच टीचर एट स्कूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सैक एंड लॉरेन। यानी लॉरेन और अल्सैक डिस्ट्रिक्ट जो है, वहाँ पे एक फ्रेंच टीचर है जो स्कूल में पढ़ाते हैं, उनका नाम है मिस्टर हैमल, और ये फ्रेंच के टीचर हैं। ही हैड ऑनेस्टली सर्व द स्कूल फॉर 40 ईयर्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने अपनी लाइफ में, यानी 40 साल उन्होंने टीचिंग की है, और ये बहुत ही कह सकते हैं कि ज़्यादा अनुभवी हैं। ही वॉज ट्रू लवर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, और इन्हें अपनी भाषा यानी फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ही ग्लोरीफाइज द फ्रेंच लैंग्वेज
फ्रेंच लैंग्वेज बाय सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और जबकि वो अपनी भाषा को कहते हैं, यानी फ्रेंच लैंग्वेज को कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, यानी उन्होंने अपनी लैंग्वेज को जो कहते हैं ना कि अपनी लैंग्वेज की पढ़ाई करते हुए कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज कैसा है, फ्रेंच लैंग्वेज इज द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल एंड वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। यानी ये दुनिया की सबसे शुद्ध भाषा कह सकते हैं, लॉजिकल है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचने विचारने जैसी चीज़ें हैं। और बिकॉज व्हेन पीपल आर enslaved, as long as they had hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। और उन्होंने लैंग्वेज को ये कहते हुए बताया है कि ये पढ़ाई करते हुए बताया है कि भाषा क्या होती है। भाषा हमारी एक तरह से कह सकते हैं कि गुलामी से आज़ादी के प्रति हमें ले जाती है। और दूसरी चीज़ है, अगर कोई भी व्यक्ति कैद है किसी तरह की चीज़ों से, तो ये भाषा ही है जो उसे वहाँ से आज़ादी दिलाती है। और अगला हमारा कैरेक्टर है इस चैप्टर में ओल्ड होशर। ओल्ड होशर कौन है? विद हिज 3 कॉर्नर्ड मेंबर ऑफ द विलेज। यानी ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि वो गांव के स्कूल में, आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल में एक समिति होती है जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, तो वो ओल्ड हाउसर भी कुछ ऐसे ही हैं, यानी वो भी एक मेंबर है, एक कमिटी के मेंबर हैं। ही हैज़ ब्रॉट एन ओल्ड बुक, यानी ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पर्पज से कि उनके हाथ में एक किताब होती है जब उन्हें स्कूल बुलाया जाता है, ये बताने के लिए कि अब मिस्टर हैमल को स्कूल छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वहाँ जर्मन्स का शासन हो गया है। तो वो अपने हाथ में एक पुरानी किताब जिसको हम प्राइमर कहते हैं, ये साथ में लाते हैं। दैट इज़ लाइकली अ प्राइमर फॉर यंग स्टूडेंट्स। और ये किताब वो अपने समय में भी पढ़ा करते थे और आज के समय में भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जिसको उन्होंने अपने हाथ में लेके आए हैं। वॉशर, वॉशर कौन है? एक ब्लैक स्मिथ है, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और एक छोटा सा रोल है इनका इस चैप्टर में, जिनको ब्लैक स्मिथ बताया गया है। ही वॉज रीडिंग द लेटेस्ट बुलेटिन। बुलेटिन क्या होती है? खबरों के एक समूह को, यानी कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपके सामने बहुत सारी न्यूज़ आती हैं और उसको ही हम बुलेटिन कहते हैं। और यहाँ पे ये गौर करने वाली बात है कि ही आस्क्ड फ्रेंच नॉट टू गो सो फास्ट टू हिज स्कूल। यानी कि स्टोरी आप जब पढ़ेंगे इसको, चैप्टर को जब आप क्लियर फुल रूप में पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे फ्रेंच जो है अपने स्कूल से चलता है, खेलते हुए आता रहता है और रास्ते में उसे कौन मिलता है? वॉशर मिलते हैं। वॉशर क्या करते हैं? वो फ्रेंच को कहते हैं कि न्यूज़ पढ़ते हुए ये बताते हैं, यार क्यों जा रहे हो जल्दी, स्कूल जाने की इतनी जल्दी नहीं है, आराम से जाओ क्योंकि अब जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब आपके स्कूल में मिस्टर हैमल अब आपको फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे, अब आपको किसी तरह का होमवर्क नहीं मिलेगा, अब आपको परेशानी नहीं होगी क्योंकि अब हमारे लॉरेन और अल्सैक में अब जर्मन्स का शासन हो गया है। द लास्ट लेसन हाईलाइट्स द ह्यूमन टेंडेंसी दैट देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू थिंग्स। और ये लेसन, यानी जो ये चैप्टर है, ये हमें बताता है कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, बहुत कुछ कर सकते हैं और इस वजह से हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं, आराम से रहते हैं और हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हेंस मैन कीप्स पोस्टपोनिंग द लेसन्स ऑफ लाइफ। और इस वजह से हम अपनी चीज़ों को पोस्टपोन करते हैं, यानी टालते रहते हैं। हमारी लाइफ की जो अच्छी चीज़ें हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम उसको टालते रहते हैं और हम ध्यान नहीं देते हैं। द लास्ट फ्रेंच लेसन टॉट बाय मिस्टर हैमल सिंबलाइजेस द लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड लॉस ऑफ फ्रीडम फॉर फ्रांस। और ये आखिर का जो चैप्टर है, जब आप इसमें पढ़ेंगे तो मिस्टर हैमल जो है बच्चों को टीचिंग देते हैं, बताते हैं अपनी आखिरी क्लास में कि कैसे आप अपनी भाषा को अच्छे से अगर नहीं सीखते हैं तो आपने बहुत बड़ा नुकसान किया है अपने साथ। द डे ऑफ द लास्ट लेसन इवोक्स अ सेंस ऑफ लॉस, सैडनेस एंड रेफरेंस। और इस चैप्टर के आखिर में ये लड़कों को भी फील होता है, उन बच्चों को भी फील होता है जो स्कूल रेगुलर नहीं आते हैं, जो होमवर्क नहीं करते हैं, और उनको क्या फील होता है? उन्हें फील होता है एक लॉस, एक कहते हैं ना कि एक कुछ खो गया है, सैडनेस फील करते हैं क्योंकि अब 40 साल का जो एक टीचिंग एक्सपीरियंस है मिस्टर हैमल के पास, अब वो स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। उन्हें भी दुख होता है, इसके साथ साथ बच्चों को भी जानकर दुख होता है कि अब वो मिस्टर हैमल से पढ़ेंगे नहीं, फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ेंगे। रेफरेंस है, एक रिस्पेक्ट भी होती है, गांव के लोगों की भी रिस्पेक्ट होती है मिस्टर हैमल के प्रति, बच्चों को भी एक रिस्पेक्ट होती है जो कि मिस्टर हैमल से डरते रहते हैं, लेकिन अब उन्हें लगता है उन्होंने बहुत कुछ ऐसा खो दिया है, ऐसी चीज़ खो दी है जो कि अब वो शायद नहीं पा पाएंगे। इट हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज। ये चैप्टर आपको भाषा के ऊपर काफ़ी सिग्निफाई कर रहा है, यानी कि उस पर केंद्रित है, उसके महत्व को दिखाता है। एजुकेशन के बारे में भी है कि पढ़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड कल्चरल आइडेंटिटी। और मैंने बताया था बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में कि कैसे कल्चरल आइडेंटिटी का मतलब है आप अपने साथ एक आइडेंटिटी, एक अपना व्यक्तित्व रखते हैं, आप अपनी भाषा को दिखाते हैं, आप अपने ड्रेस को दिखाते हैं, आप जिस भी मजहब से या कह सकते हैं रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसको आप शो करते हैं, तो एक तरह से वो आपकी कल्चरल आइडेंटिटी होती है। यहाँ पे एक वर्ड आया था इस चैप्टर में, विवा ला फ्रांस। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपली मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। यानी चैप्टर के आखिर में जब मिस्टर हैमल जाते हैं वो ये शब्द कहते हैं, ये एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, फ्रेज है, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। और हिंदी में अगर आप समझे तो फ्रांस अमर रहे। एंड इज अ वे टू सेलिब्रेट बीइंग फ्रेंच एंड एक्सप्रेस प्राइड इन फ्रेंच अकॉम्प्लिशमेंट। और वो चाहते हैं कि बच्चे फ्रेंच लैंग्वेज को समझें, उसके महत्व को समझें। मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स। यानी जब स्टोरी शुरू होती है इस चैप्टर में तो ये बताया जाता है कि जैसे ही मिस्टर हैमल समझ जाते हैं कि आज ये उनकी आखिरी क्लास है, तो वो एक आयरन रूलर लेके बच्चों को जो लेट आते हैं उनके लिए वो एक अपने साथ आयरन रूलर रखते हैं, जिससे बच्चे
उनसे डरते हैं। मिस्टर हैमल हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डे। आज की जो ड्रेस पहनी है उन्होंने वो बहुत ही अलग है, यानी कहते हैं ना कि एक स्पेशल डे के रूप में वो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आज आखिरी क्लास है उनकी, लास्ट लेसन वो पढ़ाने वाले हैं बच्चों का, क्योंकि ये चैप्टर सिंबलाइज करता है कि आज उनकी आखिरी क्लास होगी, आज उनका आखिरी चैप्टर होगा स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो आज वो उन्होंने एक स्पेशल एक ड्रेस पहना है जो कैसा है, ग्रीन कोट है, जो कि वो हमेशा नहीं पहनते, आज ही वो पहने हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट, वो एक अलग तरह की शर्ट पहने हैं, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप और एक कैप भी लगाए हैं, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। एम्ब्रॉयडरी क्या होती है, नक्काशी, यानी उसमें कढ़ाई वाली चीजें होती है, उसको हम एम्ब्रॉयडर कहते हैं। एंड ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डे। और ये ड्रेस उनका जो ये अटायर है, ये जो वेशभूषा है, ये खास करके कब पहनते हैं, जब वो इंस्पेक्शन पे होते हैं, यानी स्कूल के इंस्पेक्शन पे होते हैं, या बच्चों को प्राइज देने के लिए जब वो स्कूल में जाते हैं। माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ आल्सेक एंड लॉरेन। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट दिया गया है मिस्टर हैमिल के द्वारा, जब वो बच्चों को क्लास में बताते हैं, कहते हैं कि माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये आखिरी लेसन है, ये आखिरी पार्ट है जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि एक ऑर्डर आया है, कहाँ से, बर्लिन से, जर्मनी से आया है, और इसमें कहा गया है कि अब आल्सेक और लॉरेन स्कूल में केवल क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, न कि फ्रेंच पढ़ाई जाएगी। मिस्टर हैमिल रिग्रेट्स हिमसेल्फ एंड सेज, यानी उस मोमेंट में वो भी रिग्रेट फील करते हैं, और क्या कहते हैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, यानी वो खुद कहते हैं कि केवल बच्चों की गलती नहीं कि मैंने उन्हें फ्रेंच अच्छे से नहीं पढ़ाया या वो अच्छे से नहीं पढ़े, बल्कि गलती मेरी भी है जो मैंने बच्चों को अच्छे से फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं सिखाया। वो क्यों ब्लेम करते हैं, उसका वो कारण बताते हैं। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, यानी वो बताना चाहते हैं कि अगर काश ऐसा होता कि मैं बच्चों से ये नहीं कहता कि, चूंकि मिस्टर हैमिल बागवानी वगैरह करते थे, पेड़ पौधे लगाते थे, फूलों को भी लगाते थे, तो वो बच्चों से कहते थे कि जाके पानी दो, बच्चों को देखने के लिए कह देते थे, जिससे कि वहाँ काफ़ी समय वेस्ट होता था, और इस तरह वो अभी रिग्रेट कर रहे हैं, यानी उन्हें कहीं न कहीं अफसोस हो रहा है कि काश मैं बच्चों को केवल पढ़ाता ना कि फूलों में पानी देने के लिए कहता, तो शायद बच्चे फ्रेंच लैंग्वेज को सीख जाते हैं। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और कभी-कभी ऐसा भी होता था कि ये फिशिंग के लिए भी चले जाते थे, यानी मछलियों को पकड़ने के लिए भी चले जाते थे। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलिडे, और शायद ऐसा होता कि ये छुट्टियाँ इन्हें ना देते बच्चों को, बल्कि उस जगह उतने समय ये बच्चों को पढ़ाते, तो शायद ऐसा होता कि बच्चे फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत अच्छे से, फ्रेंच ग्रामर को भी बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्टोरी जो है, ये चैप्टर कुछ इस तरह ये बताता है कि कैसे अगर आपके राज्य में, अगर आपके देश पर कब्जा कर लेते हैं बाहरी आक्रमणकारी, यानी बगल के देश या कहीं से भी जो बाहर से आते हैं, वो आपके कल्चर को पहले डिस्ट्रॉय करेंगे, आपकी भाषा को पहले डिस्ट्रॉय करेंगे। इसको ऐसे समझिए कि जब हमारे देश में संस्कृत बोली जाती थी, जब हमारे देश में संस्कृत पढ़ाई जाती थी, बच्चे संस्कृत को बहुत अच्छे से बोलते थे, लेकिन आज की सिचुएशन क्या है, आज की सिचुएशन है कोई संस्कृत नहीं पढ़ना चाहता, आज की सिचुएशन है कोई संस्कृत को बोलता भी नहीं है, यानी वो भाषा एक तरह से खत्म हो गई है। लोग कैसे भी करके संस्कृत से दूर रहते हैं, यानी उन्हें अच्छी नहीं लगती है। क्यों अच्छी नहीं लगती है, आज से 150, 200, 300 साल पहले जब अंग्रेज आए, उन्होंने पहले क्या काम किया, पहला काम किया, उन्होंने इंग्लिश स्कूल को खोलना शुरू किया, उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को कैसे इसको खत्म किया जाए ये उन्होंने शुरू किया। पहले हमारे बुजुर्ग जो है धोती कुर्ता पहनते थे, उन्होंने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया। ये हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को खत्म करने का एक तरीका था अंग्रेजों के द्वारा, जो आज आप देख सकते हैं। आज हम सारी चीज़ें अंग्रेजियत वाली हो रही हैं, हमारी लैंग्वेज भी, अब चूंकि आप इंग्लिश खुद पढ़ रहे हैं, तो शायद अगर अंग्रेज ना आते तो आज हम इंग्लिश नहीं पढ़ते। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो आप समझ सकते हैं कि कल्चरल चीज़ों को, आपके जो चीज़ें हैं आपके आसपास होती हैं, आपके पड़ोस में होती हैं, आपके समाज में होती हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको संजो कर रखना चाहिए। और इस चैप्टर में कुछ ऐसे वर्ड्स आए हैं जिसको जानना है, जैसे बुलेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है न्यूज़ स्टैंड। ब्लैक स्मिथ कौन होता है, पर्सन हु मेक्स आयरन टूल्स, यानी कि जो लोहे के काम करता है, जिसको हम लोहार कहते हैं। अप्रेंटिस कौन होता है, जो ट्रेनिंग या लर्नर होता है, जैसे कि किसी के कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत अनुभवी है, उससे वो जब कुछ सीखता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अप्रेंटिस। एम्ब्रॉयडर का मतलब डेकोरेटेड एंड स्टिच्ड विद पैटर्न, यानी कोई चीज़ें नक्काशी वाली है, कढ़ाई वाली चीज़ें हैं। प्राइमर क्या है, स्मॉल बुक फॉर लर्नर, यानी बच्चों के सीखने के लिए जो छोटी सी किताब होती है हम उसको क्या कहते हैं, प्राइमर कहते हैं। तो ये इस तरह